हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम ट्यूटर के इस नए सेशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस को। मिसलेनियस क्वेश्चन का ये जो प्रैक्टिस सेट होगा ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल का नाम है द एग्ज़ाम ट्यूटर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ से स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सारी वीडियोस की पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट आर बुग्याल एंड पयार ग्रासलैंड फाउंड्स। बुग्याल और पयार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बुग्याल और पयार क्या है, तो उत्तराखंड का जो हिमालयन रीजन है, उत्तराखंड के हिमालयन रीजन में ये बुग्याल और पयार घास के मैदान पाए जाते हैं। और ये एक अलग प्रकार की वनस्पति होती है जिन्हें कहा जाता है बुग्याल और पयार घास के मैदान। कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तराखंड के हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कॉजेज क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन का जो कारण है ये ग्रीन हाउस गैसेज भी हैं, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर भी है और पॉल्यूशन भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ये तीनों हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी शब्द या फिर इकोलॉजी जो टर्म है ये सबसे पहले दी गई थी हेकल के द्वारा। किसके द्वारा? हेकल के द्वारा दी गई थी इकोलॉजी शब्द। इकोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड ओइकोज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है घर या फिर परिवार। क्या होता है? घर या परिवार जो है इसका मतलब होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ऑर्गेनिज्म है अपने एनवायरनमेंट में रहते हैं, किस तरह से वो अपने एनवायरनमेंट में रहते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, इन्हीं सब की स्टडी को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हेकल के द्वारा जो है इकोलॉजी शब्द दिया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ध्वनि की चाल है ये सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैसेज में। तो देखिए अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए इसमें सॉलिड का ऑप्शन एक ही दिया है, ऑप्शन डी, इन वुड्स, यानी कि लकड़ी में जो है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती हैं या क्या हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। कैसी? ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन द प्लांट किंगडम। निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लांट किंगडम का अगर सबसे बड़ा ग्रुप पूछा जाए तो एंजियोस्पर्म्स हो जाएगा। क्या? एंजियोस्पर्म्स। लेकिन इसमें ऑप्शन में कहीं पर भी एंजियोस्पर्म्स नहीं दिया है। इनमें क्या दिया है? जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनको कैटेगराइज किया है। अब देखिए इसमें से जो सबसे बड़ा पादप ग्रुप है वो कौन सा है, तो ये है थैलोफाइटा। ये लोअर प्लांट्स में आता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो है ये हमेशा सीधा बनता है, ऑलवेज स्ट्रेट। आंसर हो जाएगा ऑलवेज स्ट्रेट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशंस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फूड की जो क्रांति हुई थी उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। सही हो जाएगा। डेयरी प्रोडक्ट में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसको वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हॉर्टिकल्चर,
इसको गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोल्ट्री फार्मिंग को ब्राउन रिवॉल्यूशन के नाम से नहीं जाना जाता है, इसको जाना जाता है सिल्वर रिवॉल्यूशन के नाम से। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही पूछा है क्वेश्चन में, तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लैंडलॉक्ड। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्थलरुद्ध देश या फिर लैंडलॉक्ड कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो चारों तरफ से भूमि से घिरी होती हैं। उनके किसी भी एक साइड में पानी नहीं पाया जाता, वो चारों तरफ से भूमि से घिरी होती हैं, उन्हें कहा जाता है लैंडलॉक्ड कंट्रीज। अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पराग्वे देश जो है ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि स्थलरुद्ध देश है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रैंड कैन्यन इज इन नैरो वैली फॉर्म्ड बाय द फ्लो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ग्रैंड कैन्यन घाटी निम्नलिखित में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ग्रैंड कैन्यन घाटी है, ग्रैंड कैन्यन घाटी जो है ये कहाँ पर है, तो ये यूएसए में स्थित है। यूएसए के एरिजोना स्टेट में एक कोलोराडो नदी बहती है। कोलोराडो नदी की धारा से जो है ये ग्रैंड कैन्यन घाटी बनती है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कोलोराडो रिवर की धारा से जो है ये तंग घाटी बनी है, ग्रैंड कैन्यन घाटी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज नॉट रिलेटेड टू पंचायती राज इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो इनमें से ऐसी कौन सी समिति है, कौन सी कमेटी है जो कि भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, LM सिंघवी कमेटी, भुंगन समिति और बलवंत राय मेहता कमेटी, ये सब किससे संबंधित है, ये सब पंचायती राज से संबंधित है। लेकिन जो दिनेश गोस्वामी कमेटी है, दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है, ये चुनाव सुधारों से संबंधित थी। दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है ये चुनाव सुधारों से संबंधित थी और इसका गठन किया गया था 1990 में। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन लैंग्वेज इज कॉल्ड इटालियन ऑफ द ईस्ट। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो इनमें से ऐसी कौन सी भाषा है जिसे इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो देखिए तेलुगु जो लैंग्वेज है इसको इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये किन स्टेट में बोली जाती है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है मुख्य रूप से ये तेलुगु भाषा बोली जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलुगु। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच पीरियड वॉज द धमेक स्तूपा ऑफ सारनाथ कंस्ट्रक्टेड। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, सारनाथ का जो धमेक स्तूप था इसका निर्माण 500 ईस्वी में करवाया गया था। कब, 500 ईस्वी में जो है सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण करवाया गया था। और किसके द्वारा करवाया गया था, तो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, 249 ईस्वी में, 249 ईसा पूर्व में एक स्तूप का निर्माण करवाया गया था। और उसी स्तूप के स्थान पर जो है 500 ईस्वी में सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा, तो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, मौर्य काल में जो है सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण करवाया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्ताज विक्ट्री ओवर बंगाल इज रिलेटेड टू विच इंस्क्रिप्शन। चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है। तो चंद्रगुप्त की जो बंगाल पर विजय हुई थी ये हमें किस अभिलेख से जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है मेहरौली आयरन पिलर, यानी कि मेहरौली के लौह स्तंभ से जो है चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय से संबंधित जो जानकारी है वो मिलती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चोला इज ए तमिल डायनेस्टी हुज रॉयल सिंबल वॉज। चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था। तो चोल जो राजवंश है इसका राजकीय चिन्ह क्या था, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो इसका राजकीय चिन्ह था बाघ, यानी कि टाइगर जो है इसका राजकीय चिन्ह था। और ये जो चिन्ह है, इनका जो राजकीय चिन्ह है, ये उनके ध्वज, उनके सिक्कों, मोहरों और जो बैनर थे उनके, उन पर दर्शाया गया था। और उसी से हमें जानकारी मिलती है कि चोल राजवंश का जो राजकीय चिन्ह है ये बाघ था। बाघ को चोल राजवंश के शाही प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, टाइगर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रूलर स्टार्टेड द मुस्लिम रूल इन इंडिया। भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था।
तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में मुस्लिम शासन को आरंभ करने वाला शासक था मोहम्मद गोरी। कौन था? मोहम्मद गोरी के द्वारा जो है भारत में मुस्लिम शासन को शुरू किया गया था। मोहम्मद गोरी जो है ये पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद वापस लौट गया था, लेकिन जो इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन था? ये इसका एक गुलाम था और इसने दिल्ली सल्तनत को स्थापित करके जो है उस पर शासन किया था। तो याद रखिएगा, मुस्लिम शासन जो है ये किस शासक के द्वारा आरंभ किया गया था? तो मोहम्मद गोरी के द्वारा आरंभ किया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो देखिए, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति द्वारा किस किस की नियुक्ति की जाती है। तो देखिए, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त जो प्रधानमंत्री होते हैं और जो मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब देखिए, इसमें ऑप्शन क्या है? चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको MPI भी कहा जाता है। क्या? MPI। तो देखिए, ये जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे आयाम जो है इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। और इसके जो संकेतक हैं, इसके 10 संकेतक माने जाते हैं। एक तो होता है बाल मृत्यु दर, मैं बता देती हूँ आपको। बाल मृत्यु दर, पोषण, स्कूली शिक्षा के वर्ष, नामांकन, पानी, स्वच्छता, बिजली, खाना पकाने का जो ईंधन है और फर्ज और संपत्ति, ये सब जो है इसमें इसके संकेतक हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। तो देखिए, सैनिटेशन इसमें आ जाएगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इसमें आ जाएगा और ड्रिंकिंग वाटर आ जाएगा। लेकिन इनकम को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इनकम या फिर आय जो है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आय। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ बिहार ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो देखिए फ्रेंड्स, तुगलक काल में यानी कि 13वीं और 16वीं शताब्दी में बिहार की जो राजधानी थी ये थी बिहार शरीफ। क्या थी? बिहार शरीफ जो है बिहार की राजधानी थी। और इस समय का जो प्रमुख प्रशासक है ये मलिक इब्राहिम को माना जाता है। किसको? मलिक इब्राहिम को माना जाता है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार शरीफ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अब जो इसकी इक्वेशन बनती है वो बनती है 6CO2 + 6H2O इज इक्वल टू क्या बनेगा? C6H12O6। क्या है ये? ये है ग्लूकोज प्लस 6O2। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, ये ग्लूकोज बन गया यहाँ पर और ये बना है ऑक्सीजन। ये किसकी प्रेजेंस में होगा? सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, क्लोरोफिल की हेल्प से होगा। अब देखिए, ये जो ऑक्सीजन है इसके बारे में पूछा है कि ये इसके बनने का स्रोत क्या है, किसके टूटने से ये बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड के या फिर वाटर के। तो देखिए, वाटर के हाइड्रोलिसिस से जो है ये जो प्रोडक्ट बनता है, बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जो स्रोत है ये है वाटर की स्प्लिटिंग से जो है ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वाटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
टू विच गॉड इज द 9th सेक्शन ऑफ द ऋग्वेदा रिलेटेड। ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेद क्या है, ये सबसे पुराना वेद माना जाता है। ऋग्वेद को कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये किस देवता से संबंधित है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ये संबंधित है सोम देवता से। किससे, सोम देवता से संबंधित है, और सोम को पवित्र औषधि भी माना जाता है। याद रखिएगा, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये संबंधित है सोम देवता से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर। नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, नेशनल हेराल्ड जो एक अखबार था, इसकी स्थापना जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, तो 1938 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की गई थी। और जब 1942 में भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय ब्रिटिश सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया था, इस पर रोक लगा दी थी। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्टर्ड गैस इज़ यूज्ड फॉर। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मस्टर्ड गैस क्या है, ये एक केमिकल कंपाउंड है। मस्टर्ड गैस को सल्फर मस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। सल्फर मस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और क्या है ये एक केमिकल कंपाउंड है, और इसका इस्तेमाल जो है, जो रासायनिक युद्ध होते हैं, केमिकल वॉर होती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन केमिकल वॉरफेयर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इशूड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो है ये हिंद यूनानियों के द्वारा, इंडो ग्रीक के द्वारा जो है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे। जो कुषाणों का शासनकाल था, कुषाणों के शासनकाल में जो सोने के सिक्कों की संख्या थी ये काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, इंडो ग्रीक के द्वारा की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन बाय द पॉपुलर निकनेम ऑफ अजातशत्रु। निम्नलिखित में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम के नाम से जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अजातशत्रु के नाम से किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। और उन्हें अजातशत्रु के नाम से क्यों जाना जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स, अजातशत्रु का जो मतलब होता है, अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, यानी कि जिसका कोई एनिमी ना हो, उसे कहा जाता है अजातशत्रु। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो है कोई भी शत्रु नहीं था, यानी कि उनके बहुत कम एनिमीज थे, इसी वजह से उन्हें अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल हार्बर। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ऑप्शंस हैं मुंबई, कोचीन, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समअप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।